फाइनली लास्ट क्लास का कंक्लूजन ये था कि अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर के सामने हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे पता करेंगे। उसके लिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 2/r स्टार। ठीक है, ये अगर स्फेरिकल मिरर है तो पोल इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ लेटेस्ट से यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसके बस जो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान करके और पोल को ओरिजिन मान करके हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट 1/, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट 1/ प्लस 1/ ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये इक्वल होता है ट्वाइस, ठीक है, ऑफ 1/ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इनमें वी यू और आर स्टार क्या है, ये पोल को ओरिजिन मान करके प्रिंसिपल को एक्स एक्सिस मान करके इमेज ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक्स कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे डिसाइड करेंगे किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है। तो तुम्हारी मर्जी है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्स एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन इसमें पॉजिटिव किधर होगा, राइट में पॉजिटिव होगा या लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, तुम्हारी चॉइस है। किधर भी तुम मान करके इक्वेशन लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया है उसके अकॉर्डिंग फाइनली ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन आएगी। ठीक है, एक बार तुम्हें चूज कर लेना है पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें लिखना है और फाइनल आंसर भी तुम्हारे चोजन एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जिस स्पेशल केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए रिलेशनशिप निकाला था उसमें हमने बिल्कुल एक कॉनकेव मिरर लिया था और कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा था और उस स्पेशल केस में ये रे डायग्राम बनाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके और इमेज की पोजीशन का पता लगाया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट मिरर कोई और होती, ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं और होता, इमेज कहीं और बनती, तो उस केस में रे डायग्राम वैसा नहीं होता जैसा कि हमने पिछले केस में बनाया कि उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस का रिलेशनशिप कुछ अलग आता। ठीक है, लेकिन मैं अश्योर कर रहा हूँ तुम लोगों को कि किसी भी दूसरे मिरर के लिए किसी भी दूसरी पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स का अगर रिलेशनशिप निकालते तो वो एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप होता। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है और वो सफिशिएंट है हर केस के लिए, ठीक, हर मिरर के लिए। ठीक, अगर स्फेरिकल मिरर है तो हम ये रिलेशनशिप यूज करेंगे। इसको यूज करके हमेशा हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस निकाल लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुम्हें ठीक सॉल्व करने का आइडिया हो जाए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लो बता दिया गया है एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑफ रेडियस
रेडियस कितना, लेट अस से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सॉल्व करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ ट्राई करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। वैसे तो सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में हमेशा तुम कोशिश करोगे कि उसका एक रफ स्केच भी ड्रॉ करो साथ में। ठीक है, मिरर कौन सी है, उसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इमेज कहाँ पर बननी चाहिए। ठीक, एक रफ स्केच तुम्हें ड्रॉ करनी है, इससे तुम्हें थोड़ा रिलेटिव आइडिया होगा। बाद में तुम इमेज ड्रॉ करना स्किप कर सकते हो। ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ, जब जब फिगर देख करके तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाए तो तुम्हें एक्चुअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? पहला काम है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेट अस से राइट साइड को ना हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये पोल तो ओरिजिन है ही, राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर पर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर। और 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 ऑब्जेक्ट हमें 20 सेंटीमीटर पर दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, ये सारे पॉइंट बताने के साथ साथ मैं एक पॉइंट मिस कर गया बताना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे केस में निकाल रहे हैं जिसमें कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट और इमेज से प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस के हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक, ऑलमोस्ट पैरेलल का मतलब बहुत स्मॉल एंगल बना करके इंसिडेंट हो रहे हैं स्फेरिकल मिरर पर। ऐसा कब होगा? तुम ऐसा मान सकते हो, या तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक, और हम सिर्फ लाइट के उस पार्ट को देख रहे हैं जो कि इसके इधर वाले रीजन में ठीक फॉल कर रहा है। ठीक, ये वाली जो रेज है इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो लाइट रेज फॉल करती हैं इनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज। ठीक है, और जो लाइट रेज इसके बाहर पहुंचती हैं, मतलब ये वाला पोर्शन ये कहलाती है मार्जिनल रेज। तो हम लोगों ने जो रिलेशनशिप निकाला वो सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए निकाला, और हमारा अजम्पशन जस्टिफाइड है एज लॉन्ग एज जो ऑब्जेक्ट है ना प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज अगर रह करके, क्योंकि ऑब्जर्वर की आईज में तो बहुत नैरो बीम ऑफ लाइट जानी है इमेज देखने के लिए। तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है तो वो जो नैरो बीम ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल भी होंगी और बहुत स्मॉल एंगल भी फॉर्म करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो उस केस में हमारा अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल रेज के लिए इमेज की पोजीशन वहां पर नहीं आएगी जहां पर हम इस फॉर्मूले से प्रेडिक्ट करें। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में मार्जिनल रेज के लिए इमेज कहाँ पर आएगी उसका कोई कंसर्न नहीं, हम लोग सिर्फ इंटरेस्टेड है पैराक्सियल रेज में। ठीक है, और अजम्पशन वैलिड है वो तो मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जर्वर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज रह करके इमेज की तरफ मिरर की तरफ देखेगा तो उसको इमेज एग्जैक्टली वहीं पर दिखेगी जहां पर ये रिलेशनशिप प्रेडिक्ट कर रही है। ठीक है, एनीवे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पैराक्सियल रेज होने के लिए तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो कि हमारा मतलब हमें मिरर ऐसी लेनी है ना। ठीक है, मिरर ऐसी लेनी है जिसका कि कर्वेचर बहुत स्मॉल हो, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, ऑलमोस्ट प्लेन मिरर की तरह ही हो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट प्लेन मिरर के क्लोज ही होगा।
तो हम जैसे मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं, वो ऐसा मिरर है जो कि ऑलमोस्ट ऐसे प्लेन मिरर की तरह बस थोड़ा सा कर्व हो गया, बहुत स्मॉल अमाउंट से कर्व हो गया, ठीक है। उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर होगा, ठीक है। और उस के ऊपर जो लाइट रेज होंगी वो बहुत स्मॉल एंगल बनाएंगी, और ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप का फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। इसका आंसर है, सॉल्व करने का क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके क्या क्या चीजें अननोन है, क्या क्या चीजें नोन है लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -20। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हम पॉजिटिव मान रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये रेडियस नहीं है। रेडियस पूछा जाता है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटर कहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट देखना है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये भी हम लिखेंगे -30। इमेज कहाँ पर आएगी, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ये अननोन है। तो इनको रिलेट करने के लिए मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v 1/u इक्वल्स 2/r स्टार, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, 1/v प्लस 1/-30 इक्वल्स 2/-30। अच्छा नहीं, मैं उल्टा लिख गया, ये -20 है। ये तो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको 1 मिनट में तुम सॉल्व करोगे। 1/v, ये है 1/15, 1/20, -1/15, बिल्कुल लीमैन की तरह इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 1/60, है ना। तो ये -1/60, तो v की वैल्यू तुम्हारा आंसर होगा, इमेज की पोजीशन आ रही है -60 सेंटीमीटर। और इस -60 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि पोल से इमेज 60 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी, किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यानी कि जो फाइनल इमेज आएगी ना, ये अगर 30 है तो इसका डबल, यानी कुछ, ठीक है, यानी कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम इमेज ड्रॉ करते हैं, इमेज कुछ फॉर्म होगी यहाँ पर किसी, ये फाइनल इमेज बनी, ठीक है। ठीक है, मैं इमेज फॉर्मेशन तो तुमने देख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये भी पिक्चर बनी रहे कि इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज तो फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अगर मिरर पर फॉल हो रही है तो इमेज फॉर्म होगी। लेकिन इमेज को देखने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी आइडिया तुम्हें पूरा पूरा हो, ठीक है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर है, ठीक है, और हमें इमेज पता चला है कि 60 पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर है और इमेज है 60 का मतलब है, ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है। इमेज कुछ यहाँ पर है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ बीच में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो हमारा अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी स्फेरिकल मिरर की, गेस कर सकते हो। कि हम मान लो, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ठीक है, और ये इसका कर्वेचर बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लाइट इज फॉल करेंगी, ये देखो पैराक्सियल रेज का मतलब तुम बोले ये वाला रीजन है, ठीक है। तो हम वही वाला रीजन लेके मिरर, मतलब मिरर तो ऐसे स्फेयर था, अगर हम बिल्कुल ये छोटा इतना सा पोर्शन ही ले रहे हैं ना मिरर बनाने के लिए, तो इसमें ऑटोमेटिकली सारी रेज पैराक्सियल रेज होंगी, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर ज्यूम कर लेते हैं, मान लो लार्ज है, तो उस केस में सारी रेज जो फॉल करेंगी वो पैराक्सियल, ठीक है। हम ड्रॉ ऐसे करने लग रहा हो कि एंगल ज्यादा है, तो हमें अज्यूम करना है कि बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो उस केस में इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा, तो
तो तुम समझ सकते हो कि ऑब्जर्वर से तो लाइट रेज हर डायरेक्शन में, सॉरी ऑब्जेक्ट से तो लाइट रेज हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगी, ठीक है। उसमें से बहुत सारी लाइट रेज, ठीक है, मिरर पर फॉल करेंगी, ठीक है, मिरर पर फॉल होंगी इस तरह से, और ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके ना कहाँ से पास होंगी, कहाँ से पास होंगी, इमेज से पास होंगी। यही तो पता लगाया ना हमने, ठीक है। तो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के इमेज से पास होंगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मैं एंड पॉइंट वाली भी रिफ्लेक्टेड लाइट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर फॉलो के। अगर ये मार्जिनल है तो बिल्कुल यहीं से पास होगी, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर के एंड में जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एंड पॉइंट पर, अगर ये मार्जिनल है तो वो इमेज से पास होगी, ठीक है। तुम श्योर होकर के कह सकते हो कि सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इसी रीजन में लाई करेंगे। ऑब्वियस है। तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट को देखना है तब तो ऑब्जर्वर कहीं पर भी रह सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहीं पर भी रह सकता है। ऑब्जर्वर अगर यहाँ से रहता है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे तो इससे लाइट रेज डायरेक्टली निकल करके आंखों में आ रही है, तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट तो दिखेगा। अगर ये ऑब्जर्वर इमेज को देखना चाहता है तो इमेज को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऑब्जर्वर की आईज में इंटरसेप्ट होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वर डायरेक्टली मान लो यहाँ पर कहीं खड़ा रह करके, कि इस जगह पर कहीं खड़ा रह करके, तुम लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे लेंसेज के, मिरर के, ठीक है। मिरर के तो नहीं, ज्यादातर लेंसेज के करते हैं, उसमें वही स्टोरी है, ठीक है। लेकिन लैब में अगर तुम इस तरह का मिरर देख पाते हो और उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते हो, तुम इस पोजीशन में, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर, तो 20 से 60 के बीच में कहीं खड़े रह करके अगर तुम देखने की कोशिश करते हो मिरर के अंदर, तो तुम्हें इमेज कहीं दिखाई देगी ही नहीं, ठीक है। इमेज तुम्हें इस एरिया में अगर रह करके मिरर में देखोगे तुम्हें कोई इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है लेकिन इधर मिरर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी इमेज नहीं दिखाई दी। इमेज को अगर देखना चाहते हो तो ऑब्जर्वर को, ठीक है, ऑब्जर्वर को इस रीजन में लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं पर भी रह करके वो ठीक है मिरर की तरफ देखता है तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पर एक वैसी ही इमेज जैसा कि ऑब्जेक्ट है दिखाई देगी, ठीक। ये फील्ड ऑफ व्यू होगी ऑब्जर्वर के लिए। एग्जैक्टली यहाँ से अगर इस यहाँ से अगर देख रहा होगा, इस रीजन में रह करके अगर देख रहा होगा तो उसे इमेज दिखाई, अगर यहाँ पे चला आता है ऑब्जर्वर इस जगह पर, ठीक है, ऑब्जर्वर आ जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आई नहीं थी। ये पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला को मैं ये एक एग्जांपल ले लिया था, थोड़ा सा तुम फेमिलियर हो जाओ कि मिरर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें मिरर फॉर्मूला में एक फाइनल पॉइंट, मिरर फॉर्मूला भी हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। मिरर फॉर्मूला को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ये बताओ कि इस मिरर का फोकस कहाँ पर होगा, फोकस कहाँ पर होगा। तो फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब होता है कि जब पैरेलल लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट हो, जैसे कि ये पैरेलल लाइट रे है, ठीक है, ये पैरेलल लाइट रे है, जब पैरेलल लाइट रेज, कि जब पैरेलल लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट हो तो फिर इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक। ऐसे तो फोकस का मतलब होता है पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, लेकिन कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, कन्वर्ज करने का ये सारी लाइट रेज उसी पॉइंट से पास हो रही है, और उसी पॉइंट से पास होने का मतलब वही तो फोकस हुआ ना, ठीक है। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर मीट करेंगी, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। ये जो पॉइंट है ना यही फोकस है, जहां पर कन्वर्ज करेंगी वो फोकस है। लेकिन फोकस का मतलब,
फोकस का मतलब पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगे, और पैरेलल लाइट रेज का मतलब समझो, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे चला गया है। तुम सोच सकते हो कि मिरर से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा, ठीक है, तुम ऐसे देख सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लाइट रेज कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं यहाँ पर आ गया, तो इस टाइम में जो लाइट रेज है ना मिरर पे फॉल करने के लिए जो एंगल बनाएगी, ये जो एंगल है ये एंगल बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। और इसी तरह से इमेजिन करो ऑब्जेक्ट और दूर आ गया, अब यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी उसके बीच में एंगल और कम होगा। ठीक, अगर ये एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो गया, यानी कि लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई है, ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, उसमें से कोई दो लाइट रे सेलेक्ट करना है और उनके लिए हमें देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ पर मीट कर रही है। तो वो जो दो लाइट रेज लेंगे ना वो आपस में पैरेलल, इनफैक्ट सारी लाइट रेज जो जो मिरर तक आ रही है, कि वो लाइट रेज तो ऐसे बहुत सारी होंगी जो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है उससे बहुत सारे, लेकिन मिरर पर आने वाली किसी भी दो लाइट रेज को लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं फोकस का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि इन्फिनिटी पे रखा गया है। ठीक है, तो हमें फोकस कहाँ पर होगा पता लगाना है, यानी कि इमेज की पोजीशन पता लगानी है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। कोई बात नहीं, हमारे पास मिरर फॉर्मूला है ना, तो इमेज की पोजीशन हम हर केस में निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे माइनस, हालांकि मैंने यहाँ पे और भी रेज ड्रॉ कर दिए हैं लेकिन दो रेज काफी होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए मैंने बहुत सारे रेज बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और लेटेस्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है ना उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही आर स्टार रहने देते हैं। कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी हमें पता लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/b प्लस 1/ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स 2/r स्टार, ठीक है। और इमेज की जो पोजीशन आ रही है इसको तुम सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, r स्टार अपॉन 2, ठीक है, और ये कहलाता है फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट। v का मतलब है जहां पर फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो r स्टार अपॉन 2 है इसको मैं, ठीक है, f स्टार लिखूं या f ही रहने देता हूँ, ठीक है, बस तुम समझना कि ये ये फोकल लेंथ नहीं है, ठीक है। यूजुअली फोकल लेंथ के लिए कैपिटल एफ हम, ठीक है, यूज करते हैं। तुम्हें समझना है कि जो स्मॉल एफ यूज किया गया है, लेकिन कन्वेंशन जो है ना अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन ये मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बताता है और मेरे फॉर्मूला में हम जो टर्म्स यूज करें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तुम्हें खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक्स कोऑर्डिनेट के हाफ के इक्वल होगा, मतलब जहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना उसके बिल्कुल हाफ पे होगा, या इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी मिरर के लिए फोकस हमेशा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो कि अगर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो फोकस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों दोनों एक्स एक्स एक्सिस की सेम साइड में ही हमेशा लाई करेंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो फोकस भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता तो फोकस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता, और कहाँ पर होता वो ठीक बीच में होता। ठीक, और ये मतलब बहुत ही सिंपल रिजल्ट आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि स्फेरिकल मिरर हम लेते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज को सेंड करते हैं और बिल्कुल r/2 पर वो कन्वर्ज करेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना उसके बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पर सारी पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, जैसे ही हमें ऐसा पता चलता है तो हम सोचते हैं कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन r/2 की वैल्यू f के इक्वल है, तो अगर हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिरर फॉर्मूला, ठीक, फाइनल मिरर फॉर्मूला पता चलता है। इसको थोड़ा सा क्या करूँ, इसको थोड़ा, ये फाइनल मिरर फॉर्मूला में पता चलता है
ठीक है। फाइनल मिरर फॉर्मूला जो कि हम आगे हमेशा यूज करेंगे वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 2/r जो था वो 1/f के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे f का मतलब है फोकस का x कोऑर्डिनेट। ठीक, इसको यूज करके हम हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, कई जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोकस पता है। कई जगह पर फोकस बता दिया जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा वो बता सकते हैं, तो फोकस का डबल होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल मिरर फॉर्मूला होगा, इसी को हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है, ज्यादा क्वेश्चन लेने में कोई नुकसान तो है नहीं। कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और फोकल लेंथ इसमें लेंथ बताई गई है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो तो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोकस पॉइंट कहाँ पर है वो देखोगे और फिर फोकस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपने फॉर्मूला में लिखोगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दी गई है, लेट अस से इट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ठीक है, ऑब्जेक्ट कहा गया है, ऑब्जेक्ट का कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पर है। इमेज कहाँ पर आएगी पता लगाओ। हाँ, सॉल्व किया, आया कुछ। ठीक है, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम क्या है कि रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और ये इसका, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड भी ड्रॉ कर देते हैं। और क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसमें, ठीक है, पोल कहाँ पर होगा, पोल तो ये वाला पॉइंट है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा। ठीक है, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर ना राइट साइड में होगा क्योंकि इसका स्फीयर कुछ ऐसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कुछ होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना हमें क्वेश्चन में दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसके सामने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और पूछा गया कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, फोकस पता लगा लेंगे। फोकस है 15 सेंटीमीटर पर, ये फोकस, ये 15 सेंटीमीटर पर। और अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखेंगे क्या क्या चीजें गिवन है। तो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है -10 सेंटीमीटर। हम इस बार फिर से इसको ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड को ले लेते हैं।
तुम किधर भी मान सकते हो, तुम्हारा आंसर किसी भी केस में सही आएगा। और राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट के लिए -10, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है याद रखना, f रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट, ये होगा +15। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? ठीक, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। हर बार हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी को तुम्हें याद रखना है सर। और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद ही रहेगा। -10 इक्वल्स 1/+15। यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट देखो, +15 हमने लिखा है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? 1/10 + 1/15। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, ऊपर 10 + 15 25 और 5/3 30.5 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेक करो, v की वैल्यू आ रही है +6 सेंटीमीटर। और इस +6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, समझ रहे हो? +6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बार जो हमारी फाइनल इमेज आ रही है वो मिरर की राइट साइड में आ रही है, वो लेफ्ट साइड में आ ही नहीं रही है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, फाइनल इमेज कुछ यहाँ पर फॉर्म हो रही है, +6 का मतलब कुछ इस जगह पर, ये फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है +6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जैसे तुम्हें इमेज की पोजीशन पता चली, अब तुम और आगे सोच सकते हो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा होगा, लाइट रेज कैसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो इसको थोड़ा भी तुम, ठीक है, आगे सोचोगे तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कुछ उस टाइप का है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इसको, ठीक है, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है ना 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया। ठीक है, फोकस नहीं इस बार ड्रॉ कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर पर। और इसकी जो इमेज बन रही है ना इमेज जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? वो मिरर के पीछे, यानी इमेज कुछ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मतलब कुछ यहाँ पर बन रही है, ये इमेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अगर ड्रॉ करो, अब तुम गेस भी कर सकते हो कि कोई भी लाइट रे जो कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल होगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग, क्योंकि इसका सरफेस जो है ना इधर की तरफ बेंड हो गया है, तो ठीक, अगर ये प्लेन मिरर रहता, ठीक है, तो लाइट रे यूं जाती है, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट लाइट ऐसे जाती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है तो ये जो, ठीक है, ये जो लाइट है ना वो इधर ही वापस आ जाती है, ठीक है, कन्वर्ज कर जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर तो क्या करेगा ना, प्लेन मिरर के कंपैरिजन में लाइट रेज को और ज्यादा डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज है ना, ठीक है, यहाँ से नहीं जाएंगे और ज्यादा, क्योंकि तुम देख सकते हो नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल है ना वो इधर शिफ्ट होता जा रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा तुम गेस कर सकते हो कि क्या होगा ना, लाइट रे और इधर से जाएंगे। ठीक है, लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, और भी लाइट रेज, ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइट रेज एक्चुअली, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को देखोगे तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली, ठीक है, आगे किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे। ये सारी लाइट रेज जो है ना, ये तो और ज्यादा, ये और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, ये आगे कहीं पर मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे, ठीक है, और ये अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट तो रियल है, लेकिन इस बार इमेज वर्चुअल आ रही है। ठीक है, अनलाइक द प्रीवियस केसेस। ठीक, इससे पहले के जितने केसेस लिए थे उसमें तुम देख रहे थे कि कॉनकेव मिरर वाले केसेस में कि जो
ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट हो रही है, जिसका मतलब था कि रियल इमेज फॉर्म है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा। अब तुम देख सकते हो ये अब ऑब्जर्वर हमारा ना कि इस रेंज में, ठीक है, वैसे इमेज कहाँ पर, ठीक है, फॉर्म हो रही है, तुम डायरेक्टली इमेज से ही लाइट से अगर ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की ये इमेज यहाँ पे पता चल गया फॉर्म हो गई है, और जितने भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है यहीं से आनी है। तो तुम एंड पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, और बोलते ये वाली जो रेंज है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर, इसमें कहीं पर भी ऑब्जर्वर रहेगा तो उसे वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंटरसेप्ट करेगा और उसे इमेज, ठीक, ये वाली इमेज दिखेगी। ठीक, प्रोवाइडेड कि ये इमेज तो इस रेंज में दिखेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इमेज की पोजीशन जो हमने निकाली 6 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वर को इमेज 6 सेंटीमीटर पर ही दिखेगी अगर ये मार्जिनल रेज है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसके लिए कोई डिस्टेंस के फिक्स नहीं है। ऑब्जर्वर मिरर के सामने कितना भी पास होकर के अगर देख रहा होगा ना इमेज की तरफ, तो उसे इमेज इस जगह पर दिखाई देगी, वैसी इमेज दिखाई देगी जैसा कि ऑब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया जाता है। बोला जाता है हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी मिरर है ना, जो हमारा मिरर है उसको हम क्या करते हैं कि उसको आधा कर देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना वो रिमूव कर दिया। सब कुछ वैसे ही है, इमेज भी फॉर्म वैसे ही हो रही है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं कि आधे इमेज को ना आधी मिरर को हटा दे रहे हैं, कि आधी मिरर बच गई। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्या इमेज की पोजीशन चेंज करेगी? ये तो प्लेन मिरर में भी देखा था ना, तो प्लेन मिरर में भी समझाया था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और हम मिरर का कोई पार्ट लेते हैं, प्लेन मिरर है, एक्सटेंड कर रहा है मान लो इंफिनिटी तक, इसके सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उतना ही पीछे इसकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, उतना ही पीछे इसकी इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। ठीक है, और लाइट रेज, ये लाइट रेज यहाँ पे इनफाइनाइट लाइट रेज है, ठीक है, वो सब इमेज से, ठीक है, इमेज से आते हुए ऑब्जर्वर को दिखेंगे। ठीक है, अगर हम मिरर को तोड़ करके ना इसका कुछ पार्ट हटा देते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इमेज फॉर्म नहीं होगी, इमेज फॉर्म होगी और वहीं पर फॉर्म होगी, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए ये वाली लाइट रेज, तो अगर थोड़ा इमेज का एक बहुत छोटा सा पार्ट भी लेते हैं ना, इसका छोटा सा इतना सा पार्ट भी अगर लेंगे ना, तो भी इमेज वहीं पर फॉर्म होगी। ठीक है, बहुत नैरो बीम ऑफ लाइट रेज अगर फॉल कर रही है मिरर पर, तो मिरर इमेज बनाएगा और वहीं पर बनाएगा। ये अलग बात है कि अब जैसे ही मिरर को तुमने छोटा कर दिया है, तो इमेज को देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज को देखने के लिए अब ऑब्जर्वर को यहाँ पर इसी रेंज में रहना पड़ेगा, और पहले ऑब्जर्वर यहाँ तक भी रह करके देख पा रहा था। तो वैसा ही स्फेरिकल मिरर के लिए भी होगा। तुम समझ सकते हो कि ठीक है, इसमें तो इनफाइनाइट लाइट रेज मिरर पर फॉल हो रही थी। ठीक है, तो अगर ये वाली लाइट रेज, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं भी हो पा रही है, पास कर जा रही है, तो इसके ऊपर तो बहुत सारी लाइट रेज हैं, ये सारी लाइट रेज मिरर पर फॉल होंगी और इमेज फॉर्म वहीं पर करेंगी जहां पर कंप्लीट स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्म कर रहा था। तो कई बार बोला जाता है कि उसका आधा मिरर लिया है, तो भी तुम्हें इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना, वैसे ही इमेज पता लगाना है, जहां पर पहले बनी थी वहीं पर अभी भी इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन होता है, ये बताओ कि इमेज की ब्राइटनेस का क्या? तो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है, रिड्यूस हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ी ब्राइटनेस ऑफ इमेज के चेंज होगी। मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि मान लो तुमने मिरर रखा है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में कभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस ये समझ लो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर कम हो जाएंगे तो इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी। ठीक है, हाँ, तो मैं याद रखने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसे करके आदमी है, ठीक है, और ये मान लो ये मिरर है,
बिल्कुल परफेक्ट मिरर है, तो इससे सारी लाइट रेज जो इस पे फॉल होंगी सारी रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, तो इसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक, इसके इसकी ना ऐसे करके इसकी इस तरह से इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसे इसकी इमेज दिखाई देगी, ब्राइट इमेज दिखाई देगी अगर ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये जो सरफेस है ना इसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि मान लो तुम किसी जगह पर जाते हो जहाँ की जो टाइल्स है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, ठीक, टाइल्स अगर बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया गया तो उस पे भी बहुत अच्छी खासी लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आईज पर पहुंचेंगी तो उसे इमेज तो दिखाई देगी, लेकिन मिरर के कंपैरिजन में टाइल्स में रिफ्लेक्शन बहुत पुअर होता है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी ना अभी भी फॉर्म होगी, ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को इस मिरर में देख पाओगे, टाइल के अंदर भी देख पाओगे, लेकिन वो काफी ब्लर्ड या ब्लरनेस तो खैर इरेगुलरिटी की वजह से होगी, लेकिन जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो भी बहुत ही कम होगी मिरर के कंपैरिजन में, क्योंकि वो जो लाइट रेज है ना जितनी रिफ्लेक्ट कर रही थी वो काफी कम रिफ्लेक्ट हो पा रही है, ठीक है, बहुत सारी लाइटें अब्जॉर्ब हो जा रही है। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया कि मिरर का अगर पार्ट लेंगे तो भी तुम्हें इसी फॉर्मूले से इमेज की पोजीशंस निकालनी है, प्रोवाइडेड ये लाइट रेज मार्जिनल लाइट रेज है उनके लिए हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर इमेज को मतलब मिरर की लोकेशन को अगर डिस्टर्ब कर दोगे, मिरर को मान लो इधर ले आए, तब तो इमेज चेंज होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब कुछ सेम है, ठीक है, तो जितना फुल मिरर जहाँ पर फुल मिरर इमेज फॉर्म करेगा वहीं पर ये हाफ मिरर भी इमेज फॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी से रिलेटेड एक दो पार्ट और हम ठीक कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम है तो, क्यों, थ्योरी से रिलेटेड कि पोजीशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, मिरर चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, अगर हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके हमेशा इमेज कहाँ पर बनेगी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो यहाँ पर, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है, लाइट यूं आ रही है मान लो, ठीक, इस तरह से इंसिडेंट लाइट है, ऑब्जेक्ट इसमें बोलेंगे वर्चुअल है, अगर इधर पॉजिटिव मान है तो इस बार ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है मान लो, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा जाए, कैसा भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा जाए, रियल या वर्चुअल, हम हमेशा, ठीक है, हम हमेशा इमेज कहाँ पर बनेगी मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो फिर कैसे हम इमेज की पोजीशन का पता लगाएंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, मान लो ये हमारा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाओ, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है कुछ इस तरह का, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है, 2 4 6, ठीक, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसके सामने हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं, ठीक है, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये कुछ गलत तो नहीं कह दिया, 2 2 4 6, ठीक है, चलो, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, लेटेस्ट से इसका ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर है लेकिन यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पास ठीक है पास ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं अज्यूम करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर ही है,
ठीक है, और इसके ठीक बीच में फोकस भी होगा, ये भी तुम गेस कर सकते हो, फोकस कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न उतना नहीं है। मान लो फोकस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, समझाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पर है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखने का 3 तरीका हो सकता है। एक तो हम बोलते हैं कि ट्रांसवर्स पोजीशन में, ठीक है, ठीक, या इसको बोलते हैं लैटरली रखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने ऑब्जेक्ट को हमने लॉन्गिट्यूडनली रखा है, इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि हमने ऑब्लिकली किसी एंगल पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा है। इन तीनों केसेस में हमें सोचना है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज की पोजीशन बताना सफिशिएंट था, ठीक है, क्योंकि पॉइंट इमेज बन रही है तो पॉइंट इमेज कहाँ पर बन रही है बता दिया, सफिशिएंट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, कि उसका साइज क्या होगा, वो क्या इसी साइज की बनेगी या एनलार्ज होगी, डिमिनिश होगी, क्या होगा, कि तब जाकर के हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इमेज, एक्सटेंडेड इमेज के बारे में पता चलेगी। ठीक, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैटरली अगर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पर बनेगी हमें पता लगा, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे बताओ, क्या स्ट्रैटेजी? हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगी पता लगाना आता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया गया, अब हमें पता लगाना है कि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, कैसे पता लगाएंगे। पहले ड्रॉ करके ही बताओ कि ड्रॉ करके ही हम कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज कहाँ पर कैसी बनेगी। अरे ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये भी तो अल्टीमेटली बहुत सारे पॉइंट्स का ही बना हुआ है, ठीक। अगर हम इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की इमेज बना देते हैं तो हमें इमेज की फाइनल एक्सटेंडेड इमेज कैसी बनेगी पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यही करते हैं हम, लेकिन इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें हम देखते हैं ना, ठीक है, एक्चुअली हम ऐसा ही करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की पहले इमेज बनाते हैं, ठीक है। जब सारे पॉइंट्स की इमेज, मान लो इन सारे पॉइंट्स की इमेज ऐसे करके बन गई, ठीक है, तो जो ये सारे पॉइंट्स की इमेज बन गई, यही इमेज, ये जो बॉडी है ये फाइनल एक्सटेंडेड इमेज कहलाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन ये काम तो मुश्किल है, ठीक है। हम हर एक पॉइंट की इमेज बनाते हैं और ऐसा देखते हैं, ऐसा पता चलता है कि असल में हमें इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स की भी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हमें सिर्फ टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट की इमेज पता चल गई तो हमें फाइनल इमेज भी कंप्लीटली पता चल जाएगी, कि टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट बनाया, हमें फाइनल इमेज कंप्लीटली पता चल जाएगी, ठीक है। अब बॉटम पॉइंट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो तो हमें पहले से पता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये इस वाले पॉइंट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट ऐसे चलो सॉल्व भी करते हैं। मान लो हमें एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दी गई है और तुम देखोगे कितनी, ठीक है, कितनी इसका जो, ठीक है, अप्रोच है कितना मार्वेलस या इंजीनियस है कि हम लोग, ठीक है, सिर्फ, ठीक, एक पॉइंट की इमेज पता लगा करके पूरी बॉडी की इमेज का पता लगा लेते हैं। ये हमारी मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, सबका नाम होता है कुछ ना कुछ, इसका नाम नहीं रहेगा तो इससे बुरा लगेगा, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये ओ डैश है, इसका जो हेड है ना उसका नाम रख देते हैं ओ डैश, ठीक है, ओके। और क्या, और हाँ, अब इसकी इमेज का पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो हाँ बॉटम पॉइंट है ना, ये इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। पहले चलो रे डायग्राम से इमेज निकालते हैं, अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है
क्वांटिटेटिवली कि इमेज की पोजीशन मतलब कितने मीटर पर होगी, कितने सेंटीमीटर पर होगी। क्वांटिटेटिवली मान लो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इंटरेस्टेड नहीं है कि इमेज का साइज क्या होगा, हम बस इमेज को ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, रे डायग्राम से इमेज कैसी बनेगी ड्रॉ करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है ही कि हर एक पॉइंट की इमेज निकालो तो फाइनल एक्सटेंडेड इमेज पता चल जाएगी। उसको भी हमने सिंप्लीफाई करके बोला कि सिर्फ एंड पॉइंट्स की इमेज निकाल। ठीक है, ओ की इमेज पता करो कहाँ पर बन रही है, ओ डैश की इमेज पता करो। ठीक, इसके बाद मैं और एक सिंप्लिसिटी ऐड कर रहा हूँ और यही कह रहा था कि ये अप्रोच इतना मार्वेलस है कि तुम सोचोगे कितनी आसानी से हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज निकाल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ओ और ओ डैश की भी इमेज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओ डैश की इमेज निकालो, क्योंकि जहां पर भी ओ डैश होगा ना बिल्कुल उसके नीचे ही ओ की भी इमेज आएगी। तो तुम सिर्फ टॉप पॉइंट की इमेज निकालते हो रे डायग्राम से और तुम्हें पूरी एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज पता चल जाती है। ये तो 100% श्योर है ना कि ये जो ओ पॉइंट है उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करेगी। तो जैसे ही तुम्हें ओ डैश की इमेज का पता चला उसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना वही इमेज ओ की इमेज होगी। ठीक है, तो तुम पूछ बोल सकते हो और ये इन नो वे ऑब्वियस है कि तुम पूछ सकते हो कि ठीक है आई डैश की इमेज पता चल गई लेकिन ओ की इमेज ठीक उसके नीचे होगी, वो इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, ये कैसे कह सकते हैं। हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन है और सच में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, तो हम सॉल्व करके पता लगाते हैं, रीडायग्राम ड्रॉ करके पता लगाते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जहां पर ओ डैश की इमेज आती है उसके ठीक नीचे ओ की भी इमेज आती है। तो पूरे एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज बनाने के लिए हम ओ डैश की इमेज निकालते हैं और हमें पूरी बॉडी की इमेज निकल जाती है। ठीक है, तो ओ डैश की इमेज ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम से ओ डैश की इमेज बताओ कैसे पता लगाएंगे जल्दी। कैसे, मुझे एक पॉइंट बस बताना है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा बस। हाँ चलो, ओ डैश की इमेज कैसे बताएंगे। तो ओ डैश से लाइट से ड्रॉ करो, कोई भी मर्जी लाइट से इंसिडेंट कराओ मिरर पर, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मीट करेंगी वही ओ डैश की इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम लोग जानबूझ करके ना ऐसी लाइट रेज सेलेक्ट करते हैं जिनके लिए पाथ हमें पहले से ही पता है। ठीक है, और ऐसा इस केस में ठीक है हमें पता है कौन कौन सी लाइट रेज ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम एक ऐसी लाइट रे लेते हो जो कि बिल्कुल एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो फोकस की डेफिनेशन से हमें पता है कि जो पैरेलल लाइट रेज है ना वो तो फोकस से ही पास होगी। एक लाइट रे की पाथ हमें पता है और एक बस लाइट रे चाहिए, उससे इमेज कंप्लीटली पता चल जाएगी। ठीक है, तो और एक लाइट रे हमें चाहिए, इमेज कंप्लीटली पता चल जाए। कौन सी लाइट रे लेनी चाहिए बताओ, कौन सी लाइट रे लेनी चाहिए। बहुत सारी लाइट रे, दूसरी लाइट रे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी लाइट रे बता रहा हूँ कि लेटेस्ट से हमारी जो इंसिडेंट लाइट है ना वो फोकस से ही पास हो रही है स्टार्टिंग में, वो फोकस से ही पास हो रही है कुछ यहाँ पर। ठीक है, फोकस से ये लाइट रे पास हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना वो 100% पैरेलल होकर के वापस आएगी। इसमें किसको किसको कंफ्यूजन है, डाउट है, पूछो। सब लोग ठीक है मानते हो कि अगर फोकस से लाइट रे जाएगी तो पैरेलल होके वापस आएगी, अगर पैरेलल है तो फोकस से आएगी, अगर पैरेलल है तो फोकस से आएगी, लेकिन अगर हम फोकस से पास करें तो पैरेलल होके वापस आएगी। ठीक है, तो ये मैं मुझे बताना था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर तुम्हें ए से बी जाने के लिए ठीक है लाइट का पाथ पता है तो बी से ए आने के लिए लाइट एग्जैक्टली सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। ठीक है, ये फर्मास प्रिंसिपल का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ए से बी आने में जिसमें अगर ए से बी जाने के लिए जिस पाथ में मिनिमम टाइम लगे उसी पाथ में बी से ए आने में तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हें फॉरवर्ड पाथ पता है तो बैकवर्ड पाथ वैसा ही होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर फोकस से हमें पता है कि ये पैरेलल लाइट ऐसे जाती तो ये ऐसे यूं रिफ्लेक्ट होती। तो हम रिवर्सिबिलिटी से बोलेंगे अगर फोकस से लाइट जा रही है
तो पैरेलल होकर के वापस जाए। दो लाइट से पता चलिए इमेज कहाँ कैसी बनेगी वो एग्जैक्टली पता चल सकता। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ओ डैश का इमेज है, ये वाला पॉइंट ओ डैश का इमेज, और ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं आएगा। तो इसको देखने के लिए कहाँ पर होना पड़ेगा वो तुम गेस कर सकते हो। तो इसकी जो कंप्लीट बॉडी इमेज है वो भी हम बता सकते हैं, वो कुछ ये वाली इमेज है, ये कंप्लीट बॉडी इमेज। ठीक, ओ डैश की इमेज का नाम हम रख देते हैं, लेट अस कॉल इट आई डैश एंड द इमेज ऑफ ओ एज आई। ये आई डैश हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक, इमेज का पता चल गया हमें। ठीक है, इमेज का कंप्लीट इमेज कंप्लीटली पता चल गई इमेज कैसी बनेगी, और वो इमेज ये है कि ये हमारी इमेज है। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके अलावा और भी लाइट रेज है जिनके लिए तुम्हें पाथ पता है। जैसे कि अगर तुम लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करते तो क्या होता, ये नॉर्मली ये लाइट रे तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है वो मिरर के सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, और नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब क्या है, मतलब कि नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट है ना, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैंने गड़बड़ी कर दी है, एक मिनट, ये कुछ ऐसे आएगी इस तरह से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट है, इसको एक सेकेंड, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट है, ठीक है, वो भी ड्रॉ करोगे ना, वो भी सेम पॉइंट से ठीक है पास होगी। ठीक है, एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा बिल्कुल। तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी लाइट ले सकते थे, और एक काम कर सकते थे कि तुम चाहो वाली लाइट मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बस हिंट दे दे रहा हूँ कि तुम बिल्कुल यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर एक लाइट ड्रॉ करते। ठीक है, ये बाकी लाइट की कंपैरिजन में इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अलग कलर से ड्रॉ करते। ठीक, लाइट मान लो ऑरिजिन पर यहाँ पे ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये एंगल कितना है, बिल्कुल सेम एंगल बना करके, ठीक है, सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड लाइट से ड्रॉ करते। तो तुम्हें एक और लाइट से पता होता है। ठीक है, तो ये भी लाइट, इन चारों में से कोई भी लाइट से सेलेक्ट करोगे और तुम रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज का पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटेटिवली कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगी और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बननी है ये हमने ऑलरेडी पहले से निकाल लिया है कि ओ की इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमें पहले से पता है। कि मैं इन सारी लाइट रेस को हटा दे रहा हूँ, तो इसमें एक लाइट रे बस रहने देता हूँ। ठीक है, देखो ओ की इमेज कहाँ पर बनेगी, ये आई जो है ये तो हमें पहले से पता है ना, ये बताने की जरूरत है क्या, तुम थोड़ा सोच करके बताओ कि ठीक है इमेज ओ की इमेज कहाँ पर बनेगी, ये तो हमें पहले से पता है कि ओ की इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस हमें नोन है। ठीक है, हम पता लगाना चाहते हैं क्योंकि पोजीशन के बाद अगली चीज एक्सटेंडेड इमेजेस के लिए अगली चीज हमें यही बतानी होती है कि एक्सटेंडेड इमेज का साइज क्या होगा, कि साइज का मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हम लेंथ पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, और लेंथ पता लगाने के लिए फिर से तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि लेंथ पता लगाने के लिए ना एक ही लाइट रे से काम चल जाए। तो बोले ऐसा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ही लाइट रे हमने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि ओ की इमेज कहाँ पर है हमें पता है कि ओ के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पर बनेगी, वो आई कहाँ पर आएगी वो हमें पहले से पता है। अब हम एक ही लाइट रे ड्रॉ कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जितना एंगल बना करके ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये जो एक लाइट रे है ना, ये आई के सामने जो वाला पॉइंट होगा वही ओ डैश के लिए इमेज बन जाएगी। क्या कहना समझ में आया अभी, अभी मैंने क्या कहा ये समझ में आया तुम लोगों को, कि मेरा कहना है कि अगर हमें सिर्फ एक लाइट ऐसे पता है तो फाइनल इमेज कहाँ पर होगी वो तो पता नहीं है हमें, इसको मैं हटा ही देता हूँ, मान लो हमें ये अभी नहीं पता है। ठीक है, ओ डैश से एक लाइट ड्रॉ कर दिया,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग फाइनल इमेज हमें ड्रॉ करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि मिरर फॉर्मूला यूज करके ओ के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ का पॉइंट इमेज, ओ के लिए पॉइंट इमेज कहाँ पर बन गई ड्रॉ कर लेते हैं। वो पॉइंट इमेज यहाँ पर बन गई। अब जैसे ही पॉइंट इमेज बन गई ना, इसको आई बोल देते हैं, तो आई डैश कहाँ पर हो, ठीक इसके ऊपर होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट से पास करता हुआ। ठीक है, तो फाइनल एक्सटेंडेड इमेज कैसी बनेगी वो हमने यहाँ पे पता लगा दी। ये कंप्लीट फाइनल एक्सटेंडेड इमेज है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, आई ओ की इमेज है आई और ओ डैश की इमेज है आई डैश, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है पोल वाला, ये ओरिजिन है हमारा। हमें आई आई डैश की वैल्यू पता करनी है, ओ ओ डैश की वैल्यू पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, इमेज का साइज पता लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली हम सोचें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ज्योमेट्री का कोई भी रूल यूज कर सकते हो। ज्योमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और ये भी राइट ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर भी है। क्यों? क्योंकि इनके सारे एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो राइट ट्राइंगल है, तो सारे एंगल सेम हो गए, और सारे एंगल सेम होने का मतलब ये दोनों राइट ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स है। और सिमिलर ट्राइंगल्स होने की वजह से हम रिलेशनशिप लिखेंगे कि साइड्स का रेशियो हमेशा, ठीक है, सेम होगा। तो इन दोनों, ठीक है, ट्राइंगल्स के लिए हम लिख रहे हैं ओ डैश ओ पी इज सिमिलर टू आई डैश आई पी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी से लिख सकते हैं कि आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इक्वल्स, ठीक है, ये इक्वल होगा आई पी, इसको चेक करो पहले, अपॉन ओ पी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इमेजेस की लेंथ का रिलेशनशिप हमें पता चल गया, लेकिन हम लोग ये रिलेशनशिप फिर से कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर केस के लिए ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो तो माइनस ओपी है, इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज माइनस आई पी। लेकिन आई आई डैश और ओ ओ डैश क्या है? आई आई डैश, ठीक है, इमेज की लेंथ है, ठीक है, और ओ ओ डैश इमेज की लेंथ है। लेकिन हम ना इन दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट्स है ना, उसको भी कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। वैसे तो मैं वाई ओ और वाई आई प्रेफर करने जाता, लेकिन क्योंकि बुक्स में हमेशा हाइट लिखी रहेगी, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इसको लिखना एच ओ, और एच ओ क्या है? एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है, ठीक, ऑब्जेक्ट के पीक का वाई कोऑर्डिनेट है। एच ओ रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टिप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने अज्यूम किया है अभी के लिए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसी तरह ये वाली जो एक्सिस है ना, अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एच ओ जो है ना वो प्लस ओ ओ डैश कहलाएगा, इसको चेक करो। और हाइट ऑफ इमेज क्या है, तुम देख सकते हो ये नेगेटिव वाई की तरफ है, तो हाइट ऑफ इमेज ये एच आई लिखना हो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विल बी माइनस आई आई डैश। ठीक है, अब इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये वैल्यू कितनी आ रही है। इसको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई आई डैश की वैल्यू मैं लिखूंगा, ये बस लास्ट स्टेप है, उसके बाद क्लास होगा। आई आई डैश की वैल्यू लिखेंगे माइनस एच आई अपॉन प्लस एच ओ, इसको चेक करो, और ये माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो तुम्हें फाइनली, ठीक है, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ, जहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, और ये वैल्यू आएगी माइनस वी अपॉन। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप है कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, इसको यूज करके ट्रांसवर्स रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि मैग्निफिकेशन क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट्स का रेशियो है, तो अगर दोनों ऑपोजिट साइड में होंगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, और दोनों अगर सेम साइड में होंगे ऑब्जेक्ट और इमेज तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन।